देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। चार जून को नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल के अनुसार देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है, तो वहीं विपक्ष लगातार एग्जिट पोल के नतीजों को नकारने में लगा है और उनका कहना है कि वे बहुमत हासिल करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों मेरी पूर्वोत्तर भारत के असम की यात्रा हुई। गुवाहाटी में मां कामाख्या दर्शन किए। कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के बाद मैंने अवध असम ट्रेन से वापसी की। इस दौरान लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। इसी चर्चा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए क्या कहना है यात्रा कर रहे लोगों का चुनाव को लेकर, विपक्ष को लेकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। सुनिए उन्हीं की जुबानी। रिपोर्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अंगद तिवारी है। अंगद जी कहाँ से हैं आप? जी मैं देवरिया जिला के सलेमपुर से निवासी हूँ। अच्छा। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं मुजफ्फरपुर से रिटर्न कर रहा हूँ। बिहार? जी बिहार मुजफ्फरपुर। कौन सी ट्रेन है भैया ये अवध असम है। अवध असम है। जी। क्या लग रहा है देश में माहौल, चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्या लगेगा वो तो पूरी जनता देख ही रही है कि क्या लग रहा है। आज 2014 से जो भी माहौल बनी हुई है वो तो पूरी जनता देख रही है। 70 साल से तो कांग्रेस ने राज किया। 70 साल में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं 2014 से जो भी परिवर्तन हो रही है, चाहे जो भी चीज़ नज़र आ रही है, वो तो पूरी जनता देख रही है कि मोदी सरकार आने के बाद से देश में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं और काफ़ी जनता खुशहाल है। अच्छा, भाई ने बताया कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं? जी, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। हम विधानसभा अध्यक्ष थे सलेमपुर से जी। जो 2012 में। अच्छा। 2012 में हम थे, उसके बाद से हमने छोड़ दिया वहाँ समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए, चूंकि अभी बड़ी चर्चा मोदी जी मंच से बोल रहे हैं, 2 लड़कों की जोड़ी। जी। उसमें अखिलेश जी और राहुल जी का वो लगातार जिक्र कर रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है इस बार 2 लड़कों की जोड़ी क्या यूपी में कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, जनता है वो तो देख रही है और कहने के लिए 2 लोगों की जोड़ी, चाहे 2 लड़कों की जोड़ी, जो भी कुछ आ रही है, ये मोदी जी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि क्या होगा। और देख रहे हैं, वो तो आप भी देखे हैं कि अभी आपका विधानसभा जो भी चुनाव हुआ था उसमें भी अखिलेश जी ने काफ़ी प्रयास किया था और जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसमें समझ में नहीं आया। तो ये तो लोकसभा है और लोकसभा में क्या होगा। लगातार समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो लगातार बोल रहे हैं कि जो भाजपा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। जी। विकास से बहुत दूर है, युवाओं के रोजगार वो नहीं दे रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष पार्टी है वो तो कहेगी, विपक्ष कुछ भी कह सकती है और हमें नहीं लगता है कि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आप सड़क देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं। हमको याद होगा, जैसे हमें पूरी तरह याद है कि जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी आपके यूपी गवर्नमेंट में, तो हम लोग खुद अपने आँख से देख रहे थे कि 1 हफ्ता दिन में लाइट और 1 हफ्ता रात में आ रही थी। और आज स्थिति ये है कि इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लाइट इतनी ज़्यादा पर्याप्त मिल रही है कि इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। लोग गैस के लिए तरस रहे थे, गैस के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। काफ़ी लोग लाइन लगा रहे थे। जो जेंट्स लाइन नहीं लगा पा रहा था वो अपने घर के महिला को खड़ा करके लाइन में गैस लेने के लिए परेशान हो रहा था। और आज की स्थिति ये है कि डिलीवरी घर पे ला के दे रहे हैं सब गैस, और इतनी ज़्यादा गैस की व्यवस्था हो गई है। सड़क की सुविधा पूरी तरह देखिए, जहाँ भी देखिए वहाँ हाईवे, 4 लेन, एक्सप्रेसवे, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। जो हम लोग को 10 घंटे में जो दूरी तय करनी पड़ती थी वो आज हम लोग 5 घंटे में, 6 घंटे में दूरी तय कर ले रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। और गोरखपुर की व्यवस्था हम देखें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शहर है, वहाँ गोरखपुर आज के हम 10-12 साल पहले देखे थे तो कुछ नहीं था। सड़क इतना ज़्यादा जाम की समस्या, सारी चीज़ परेशानी, लेकिन आज गोरखपुर हो गया। इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई है, इतना सड़क चौड़े हो गए हैं, इतनी व्यवस्था बन गई है। तो कैसे कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो अब पता नहीं विपक्ष वाले अंधे हैं कि क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उन लोग ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सारी चीज़ें उन लोग को नज़र नहीं आ रही हैं। आपकी लोकसभा में चुनाव कब है? मेरे लोकसभा में 1 तारीख को चुनाव है, लास्ट 7वें चरण का चुनाव है, लास्ट चरण का चुनाव है। अच्छा, मोदी जी ने भी कल नॉमिनेशन किया है। जी। तीसरी बार नॉमिनेशन एक ही लोकसभा से किया है। जी। क्या लग रहा है? उनको कौन हराना मुश्किल है। अब जनता कुछ भी, वो तो जनता देख रही है और विपक्ष वाले कुछ भी कर ले, जोड़ लगा ले, लेकिन हमें नहीं लगता है। तो आपको क्या लग रहा है 4 जून के बाद क्या होंगे नतीजे? सरकार तो आनी है, सरकार तो मोदी सरकार आएगी।
400 पार की 400 पार की बात है, तो अगर वहाँ से अगर करें तो हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग तो जनता है, और वहाँ से बैठ के जो समीकरण लगा रहे हैं तो वो लोग तो 400 पार कराने की कोशिश में हैं। हो सकती है कि 400 पार हो जाए, लेकिन सरकार आनी है, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, इसकी गारंटी है। पूरी जनता चाह रही है कि सरकार आए और देश में खुशहाली रहे। क्या नाम भैया आपका? शशिकांत द्विवेदी, द्विवेदी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया से हैं। देवरिया से। ये ट्रेन में कहाँ से आ रहे हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? छोटा मोटा व्यवसाय है हमारा, एक हेल्थ क्लब है, एक रेस्टोरेंट है, कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, उसी संदर्भ में आया था। चुनाव हो गया आपके यहाँ? नहीं, 1 तारीख को लास्ट उसमें है अच्छा, हमारे। लास्ट फेज में चुनाव है आपके यहाँ। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? बस मोदी आने वाले हैं। लेकिन विपक्षी तो लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जाने वाले हैं और राहुल आने वाले हैं। पता नहीं, हमने कभी राहुल के मुंह से नहीं सुना कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा। किसी कांग्रेसी नेता ने कभी भी कहा है कि कांग्रेस अकेले गवर्नमेंट बनाएगी? नहीं कहा। किसी विपक्षी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कौन हमारा नेता होगा, कौन हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो हमारा सीएम कौन होगा, किसी ने नहीं कहा। मैनिफेस्टो बनाए सारी पार्टियों ने, अपने अपने मैनिफेस्टो सारे ने दिए, कांग्रेस ने दिए, डीएमके ने दिए, जनता दल ने दिए और भी सपा ने दिए, लेकिन सब कहते हैं कि इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बनाएगी। तो जब इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बनाएगी तो तुम फिर मैनिफेस्टो तुम अकेले कैसे दे सकते हो? या तो फिर इंडिया गवर्नमेंट पूरी जो आपका जो पूरा गठबंधन है वो एक मंच पे आके एक मैनिफेस्टो जारी करे जनता को कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे इतनी सारी शर्तें अभी पूरी करेंगे। आप एक बनाओगे गवर्नमेंट सारे लोग मिलके, आप सारे लोग मिलके एक गवर्नमेंट बनाओगे और मैनिफेस्टो सबके अलग अलग से हैं। अच्छा सर, लेकिन लगातार विपक्ष का कहना है कि मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। जी, विपक्ष का लगातार कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? हम आपको एक छोटी सी बात कहेंगे, आप जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में आने वाले जितने भी स्टेशन हैं, कौन सी ट्रेन है ये औधसाम है और हम मुजफ्फरपुर से चले हैं और यूपी तक जाएंगे। आप ये पर्दा हटा दीजिए और एक भी स्टेशन है आपको जो बीत जाए जहाँ निर्माण कार्य तेजी से न चल रहा हो, तो वो निर्माण कार्य कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट करा रही है, पैसे फंड देती है। करने वाले सारे लोग बेरोजगार थे, वो सब एक भी ऐसा स्टेशन नहीं जो काम ना हो रहा हो। इतने सारे काम है हमारे समाज में। आज के दौर में मानसिक तौर पे जो बीमार है वही बेरोजगार है। या तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए, या तो हम मानसिक तौर पे बीमार है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो हम बेरोजगार हैं। अब हमारी मानसिकता का उपचार मोदी नहीं कर सकते, वो मैं ही कर सकता हूँ, मेरा समाज कर सकता है, मेरा परिवार कर सकता है। तो जो बीमार है वही मोदी के विरोधी। अभी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा है कि कुछ लोगों जो है नौकरी करनी पड़ रही है, उनको काम पे जाना पड़ रहा है। आपने जिक्र किया था, क्या है वो मामला? जैसे पहले भी गवर्नमेंटें आई, पहले स्टेट गवर्नमेंट थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ऐसा नहीं था, और सरकारी नौकरियां भी अवेलेबल थी। लेकिन जो काम करते आज भी, मतलब परसेंटेज थोड़ा सुधार हुआ है, धीरे धीरे होगा, मानसिकता में सुधार में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पहले जब सरकारी कर्मचारी काम करता था, सैलरी गवर्नमेंट देती थी और काम करने का पैसा वो सामने वाले से लेता था, जिसका वो काम करता था तो उससे पैसा लेता था कि हमने तुम्हारा काम करा, और गवर्नमेंट से पैसा भी उसी चीज का लेता था कि हम आपका काम कर रहे हैं। तो काम, एक ही काम के 2 पैसे लेते थे। आज गवर्नमेंट के कर्मचारी जितने भी हैं, कुछ तो ईमानदारी से उनको काम करना पड़ रहा है। और मोदी जी का सीधा सा फंडा है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, मतलब कैश लेस समाज हो जाए। तो जब कैश नहीं होगा समाज में, कोई घूस नहीं ले पाएगा कोई अधिकारी। हम आज जो हमारी परिस्थितियां खराब है, हमें स्वास्थ्य विभाग को घूस देना पड़ता है, पुलिस को घूस देना पड़ता है, या PWD में घूस देना, हर जगह घूस एक नियम बन चुका है आने वाले पीछे सालों से। राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हर परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए उसके खाते में पहुंचाएंगे। इस पर क्या कहें? भैया, हम राहुल गांधी के बारे में कोई मेरा कोई ओपिनियन नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि जो व्यक्ति राहुल गांधी को अपना वो मानता हो, अपना आइडियल मानता हो, वो हम एक मंदबुद्धि इंसान को अपना आइडियल मान लेंगे तो हम तो निर्धारित करें कि हम खुद ही मंदबुद्धि हैं। हमको कहीं से वो व्यक्ति नेता नहीं दिखता। वो जिस लिए पैदा हुए हैं वो करते तो बेहतर करते। वो जिस परिवार में पैदा हुए हैं, जिन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीते तो अच्छा कुछ कर लेते, पढ़े लिख के कहीं साइंटिस्ट बन जाते, डॉक्टर बन जाते, पायलट बन जाते, लेकिन वो राजनीतिक नहीं बन पाएंगे, और ना, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा, आप चूँकि मुजफ्फरपुर बिहार से यहाँ से आप ट्रेन में चढ़े हैं, यहाँ जिक्र अभी चल रहा था ट्रेन में यात्रियों में कुछ चर्चा चल रही थी कि जो नीतीश गवर्नमेंट यहाँ बिहार में है
उनके अलायंस में साथ में जो है लालू जी की पार्टी भी जुड़ी और उनके बेटे तेजस्वी जी पार्टी में शायद डिप्टी सीएम रहे जी उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है लाखों युवाओं को रोजगार दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? भैया बिहार के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन नौकरियां उन्होंने 6 महीने गवर्नमेंट में किसको दे दी, किस विभाग में दे दी। वही तेजस्वी मंच पे चढ़ के कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। अब आपने नौकरी किसको दी है, किन आधार पे दी है, किस विभाग में दी है, अब उसका डाटा तो भैया ना मेरे पास है, ना ही कभी किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया, और ना ही उन्होंने किसी मंच पे चढ़ के डाटा दिया कि हमने इन लोगों को इन विभागों में नियुक्तियाँ कराई हैं। सारे विभाग खाली हैं, शिक्षा विभाग खाली है, स्वास्थ्य विभाग खाली है, पुलिस विभाग खाली है। तो आपने नौकरियाँ कहाँ किस विभाग में दे दी थी इस लाख? और तेजस्वी जी आप तो मतलब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर तेजस्वी जी शिक्षा से ऊपर आए होते तो उन्हें नौकरियों का आकलन और समाज के बारे में पता होता कि किनको कौन सी नौकरी दी जा सकती है। उनकी शिक्षा इस आधार की नहीं है कि वो डिवाइड कर पाए कि किस योग्यता पे कौन सी नौकरी दी जाती है। वो हमें नौकरी क्या देंगे जिनकी योग्यता ही 9th क्लास की है। वो MA वाले को, वो मास्टर डिग्री वाले को नौकरी देंगे। अब हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, 9th क्लास का पढ़ा हुआ व्यक्ति बीटेक के लोगों की नौकरी देने की बात कर रहा है। जो नौकरी मांगने है उसको सरकारी चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी हमारे गवर्नमेंट में, और वो हमारे यहाँ पढ़े लिखे योग्य लोगों को नौकरी देने की बात कर रहा है। जिसके बाप दादा ने इस बिहार को हाथ ला के रखा था कि अगर पिछले 10-15 सालों पहले अगर हमको मुजफ्फरपुर आना पड़ता तो या तो 10 दिन पहले दलाल को देकर टिकट कराना पड़ता, और बाई रोड आते तो कम से कम 48 घंटे लगते उनको बाई रोड मुजफ्फरपुर पहुंचने देवरिया में। ये हालात थे इस बिहार के। अच्छा, विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि साहब देखिए सिलेंडर हमारी सरकार में सस्ता था, अब महंगा हो गया है। इस पर भैया मिल तो रहा है, हम इतना कमा तो रहे हैं कि सिलेंडर खरीद सकते हैं। हमारी बहू बेटियां जाके लाइन में खड़ी नहीं होती हैं, वो सिलेंडर आता है हमारे दरवाजे पे और नॉक करता कहता भैया सिलेंडर ले लो, और हम उतने ही पैसे में सिलेंडर लेके और अपना घर चला रहे हैं। हमारे पास परिवार में 10,000 रुपये थे, लेकिन फिर भी हम सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे थे, भले वो 400 का ही होता था, 500 का ही होता था। हमारी योग्यता में था, हमारी कर्म में था, लेकिन हमारी उसमें नहीं था, पहुंच में नहीं था कि हम खरीद पाए उसे। आप बता रहे हैं आप यूपी से हैं, लेकिन आप लगातार आते रहते हैं बिहार। जी, सीमावर्ती से जिला है हमारा, मतलब देवरिया के बाद बिहारी से लग रहा है होता है। कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे, इंडिया या NDA, एक लाइन में? भैया मोदी हैं तो 400 पार है। हो सकता है मोदी जब ना रहे तो कोई कंपटीटर आ जाए, राहुल गांधी तो नहीं आएंगे। मोदी नहीं है वो तो कोई विपक्ष का नेता भी आ सकता है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक विपक्ष नहीं है, आगे अभी मोदी ही रहेंगे। माता जी क्या नाम आपका? मिथिलेश कुमारी। हाँ मिथिलेश जी, ये जो ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है? अवध एक्सप्रेस। आप कहाँ से आ रहे हैं? कामाख्या देवी से। कामाख्या देवी से। माता जी, देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है? मोदी को जिताने के लिए कर रहे हैं। नहीं, मोदी क्यों आने चाहिए? वो सब सुविधा अनुशासन के अनुसार काम करते हैं वो अपना। नहीं, विपक्षियों का तो कहना है कि ना तो उन्होंने रोजगार दिया है मोदी जी ने पिछले 10 सालों में। रोजगार योग्यता अनुसार रोजगार सबको दे रहे हैं वो। अनपढ़ आदमी को रोजगार कहाँ से दे देंगे? नहीं, कह रहे हैं कि पढ़े लिखे घूम रहे हैं। उनके लिए उनको अलग रोजगार दिला रहे हैं। अच्छा, जैसी इनकी योग्यता है उसी अनुसार उनको रोजगार दे रहे हैं सबको। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर साल हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देंगे, अभी दिया तो नहीं है किसी को उसने। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हर महिला को जो है हम 1 लाख रुपए देंगे मुखिया को। अरे तो आगे की कौन है, पीछे से तो कभी उन्होंने दिया नहीं है, अब आगे की क्या उम्मीद? अच्छा। तो क्या आगे राहुल गांधी को नहीं चुनेंगे? ना, मोदी को ही क्यों? मोदी हर एक तरह की सुविधा दे रहा है, हर एक लेडीज़ों को सुविधा दे रहा है। कैसी सुविधा? उन्हें रसोई दे रहा है, उज्ज्वला रसोई में गैस दे रहा है, सब काम उनकी समूह रोजगार देता है उनको, बना के समूह, औरतों को समूह बनाकर उनको रोजगार दे रहा है। गांव-गांव में सब समूह योग्यता चल रही है, योजना चल रही है। समूह योजना में बैंक से ऋण दिलवाकर उनको काम दिला रहा है। अच्छा। जी, क्या नाम भैया आपका? डॉक्टर कुलदीप सिंह सिरोही। कुलदीप जी, ये बताइए आप ट्रेन में हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं गुवाहाटी से आ रहे हैं।
अच्छा कुलदीप जी, आप देख रहे हैं लगातार चूंकि देश में चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं जी। और आप पूर्वी भारत में आपकी शायद जॉब है, पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में, तो क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल दरअसल मुझे बेल्ट के हिसाब से कहीं कहीं विभाजित नजर आ रहा है। जैसे उत्तर भारत की जो ये पूरी बेल्ट है हिंदी भाषी राज्यों की, वहां पर तो पिछले चुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहने वाला है। लेकिन अगर मैं पूर्वोत्तर की बात करूं, वहां आसाम के अलावा बाकी स्टेट में तो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार अभी भी बरकरार है। जैसे मिजोरम में मैं काम करता हूं, वहां क्षेत्रीय पार्टी प्रभावशाली हैं। मणिपुर में जो वायलेंस के बाद जो हिंसा हुई है, उसके बाद में वहां भी एक क्षेत्रीय दल का उभार हुआ है। अच्छा, लेकिन देखा जा रहा है कि बताया इस प्रकार से लगातार विपक्ष कह रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो पिछले 10 वर्षों में जो है वो फेल हुई है, इस पर क्या कहेंगे? चूंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को भी पार कर गई है, तो जितनी बड़ी जनसंख्या का आकार है उस हिसाब से देश में चुनौतियां भी बढ़ी हैं। जैसे चाहे बात करें हम बेरोजगारी की या स्वास्थ्य का जो स्तर है हमारा, उसमें भी अभी काफ़ी खामियां हैं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा है, जो शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर सरकार को केरल जैसे राज्यों से कुछ प्रेरणा लेनी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पंचायतों को स्वास्थ्य बजट मुहैया कराया है। पंचायतें वहाँ अपना बजट रखती हैं बहुत ज़्यादा, और गांव-गांव में तमाम उनकी नर्स कार्यकर्ता तैनात हैं, तो वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है, पोषाहार स्तर भी ऊंचा हुआ है। लेकिन सिर्फ योजना चलाने भर से काम नहीं होगा। दरअसल हमारे समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हों, चाहे वो छोटे से लेके बड़े स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हों, वो एक जो चैन सिस्टम बना है करप्शन का, जब तक उस पर आघात नहीं होगा, जब तक हर नागरिक अपने नैतिक स्तर को ऊंचा नहीं करेगा, तब तक ये चुनौतियां तो मेरे हिसाब से बरकरार रहेंगी ही रहेंगी। दूसरा, तमाम परीक्षाएं हुई हैं। जैसे कहा जाता है कि विज्ञान दो-धारी तलवार होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू भी है, एक नकारात्मक भी है। तो जब से ये ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं, तो जो नकल माफिया गैंग है उसका वर्चस्व लगातार बढ़ा है। जैसे मैं यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा की बात कर रहा हूँ, चाहे एसएससी के कुछ एग्जाम हैं, केंद्रीय विद्यालय का भी एग्जाम भर्ती में कई सारी पोस्ट के ऊपर न्यूज़ लगातार आए हैं, कोर्ट तक में विद्यार्थी गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उन सारी चीज़ों को सुना नहीं है, दरकिनार किया है साक्ष्य होने के बावजूद। तो इससे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया जरूर है। तो गवर्नमेंट को इस फील्ड पर भी जबरदस्त काम करने की जरूरत है कि जो पेपर लीक है उसे रोका जाए और भर्तियों में धांधली पर पूर्ण विराम लगाने का वक्त है ये। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार जो बेरोजगार जो युवा है, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को चुनने वाला है या फिर एक बार पुनः मोदी जी को? दरअसल इसे भी मैं पूरा एक ही पक्ष में नहीं कर रहा हूँ, ये भी विभाजित है। जैसे जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं वो अग्निवीर योजना से बहुत खुश नहीं है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कह रही है कि उन्हें स्टेट की नौकरियों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। बहुत से ऐसे युवा होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक आर्मी में काम नहीं करना चाहते, वो सोचते कि वहाँ काम करने के बाद हमें राज्य सरकार की नौकरियों में कहीं ना कहीं आरक्षण मिलेगा। चूँकि अब तक वो पूरी तरीके से सही मायने में लागू हुआ नहीं है, तो युवा पूरी तरीके से तो विरोध नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट का, लेकिन 2014 और 19 वाली जो हर मोदी घर घर मोदी वाली युवाओं में लहर थी, उसमें कहीं ना कहीं मैं थोड़ी गिरावट जरूर देख रहा हूँ। अंततः आना मोदी को आपको ऐसा लगता है? दरअसल विपक्ष मजबूत नहीं है, इस चीज का फायदा हमारी सत्ताधारी पार्टियों को निरंतर प्राप्त हो भी रहा है, लेकिन तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावशाली हैं। तो ये जो इंडिया बनाम एनडीए का गठबंधन है, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व कौशल की वजह से एनडीए का पलड़ा मुझे भारी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी वैश्विक स्तर पर भी रिपोर्ट जारी होती हैं
कि भारत की निर्यात दर बढ़ी है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, कानून एवं व्यवस्था भारत में बहुत सुधरी है। नितिन गडकरी के सड़क मंत्री रहते हुए जो सड़कों का जाल पूरे देश में बिछाया गया है, उससे निश्चित तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों को बहुत ज्यादा मदद मिली है। आतंकवाद पर भी भारत ने लगाम लगाई है। वैश्विक स्तर पर निश्चित तौर पर भारत माँ का मस्तक फक्र से ऊंचा हुआ है। कुछ क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, लेकिन मेरा भारत बदल रहा है।